हाँ जी, तो आज का पहला प्रश्न आपका मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो मंदिरा जो है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका दिया गया है, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग जानती है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है। तीसरा ऑप्शन है केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग जानती है। और चौथा ऑप्शन है आपका केवल मैं वाले वाक्य बोल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। सॉरी, यहाँ पे आप लोग जो है अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए फटाफट सब लोग लिखेंगे आंसर। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे आंसर राइट पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लिंग वचन और क्रिया आदि की दृष्टि से जो है सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो उसने जो वाक्य यूज़ किए हैं वो उसने बिल्कुल सही तरीके से यूज़ किए हैं। मुझे आम अच्छा लगता है, इसका मतलब जो है आम जो है वो एक वचन में है यहाँ पर, इसलिए उसने कहा है लगता है। तो यहाँ पर वचन की दृष्टि से उसने सही कहा है। तो और मैं थक गई, तो मैं जो है यानी कि वो एक लड़की है, मंदिरा नाम है उसका, थक गई। तो इसका मतलब उसने लिंग के हिसाब से भी जो क्रिया यूज़ की है वो लिंग और वचन के हिसाब से बिल्कुल सही यूज़ की है। तो इसका मतलब ये है कि जो सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है वो लिंग वचन और क्रिया की दृष्टि से सही तरीके से यहाँ पे जानती है। ठीक है, तो आंसर पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बाकी इसके अलावा अगर हम नीचे ऑप्शन देखें भी तो उनमें तीनों में ही केवल वर्ड दिया गया है जो कि निगेटिव टैग वर्ड है आपका। तो तीनों ऑप्शन निगेटिव हैं आपके नीचे वाले। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका भाषा। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका नियमों की जानकारी से ही निखरती है। दूसरा ऑप्शन है विद्यालय में ही सीखी जाती है। तीसरा ऑप्शन है एक संबद्ध व्यवस्था है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। और चौथा ऑप्शन है सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। चलिए फटाफट से लिखते रहेंगे सब लोग आंसर। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होता है, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। भाषा जो होती है वो एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है, जो कि मैंने आपको कई बार मैं आपको पहले भी ये क्वेश्चन बता चुका हूँ, तो ये तो आपको याद ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका कि भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका भाषा की विभिन्न छटाएं। दूसरा ऑप्शन है अभ्यासों में वैविध्य। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका पाठों की संख्या। और चौथा ऑप्शन है विषय वस्तु में वैविध्य। चलिए फटाफट से सब लोग लिखते रहेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट होता है। पाठों की संख्या जो है उसको हम सबसे कम महत्व देंगे बाकी के अलावा। देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, एक टैग वर्ड कल जो मैंने सीटेट प्रिपरेशन वाली सीरीज़ है उसके फर्स्ट वीडियो में ही पहले दिन ही मैंने आपको बताया था विभिन्नता के बारे में। तो देखिए विविधता की अगर हम बात करें तो पहले ही ऑप्शन में आपका आ चुका है भाषा की विभिन्न छटाएँ, दूसरे में भी वैविध्य है, अभ्यासों में वैविध्य, और चौथे ऑप्शन में भी वैविध्य है। यानी कि विभिन्नता और विविधता का जो है ये पॉजिटिव टैग वर्ड मैंने आपको बताया था, तो वो तीनों ही ऑप्शन में है, सिर्फ एक को छोड़ के तीसरे ऑप्शन में। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सबसे कम महत्वपूर्ण है, बाकी तीन जो हैं वो एकदम पॉजिटिव हैं, बढ़िया ऑप्शन है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। फर्स्ट ऑप्शन है आपका किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। दूसरा ऑप्शन है कक्षाई जटिलता को बढ़ाता है। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका शिक्षकों के लिए गहन समस्या है। और चौथा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। चलिए बताएंगे सब लोग कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होगा, ये एक से अधिक भाषा का प्रयोग का मतलब ये हुआ आपका कि ये बहुभाषिकता के बारे में पूछ रहा है आपसे, जो कि मैंने आपको बताया था, सिर्फ 3 पॉइंट बताए थे उसके बारे में, जिसमें से एक पॉइंट ये था कि बहुभाषिकता जो है वो संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। यानी कि एक से अधिक भाषा का प्रयोग अगर आप कर रहे हैं तो वो संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। और जो बच्चे एक से अधिक भाषा का प्रयोग करते हैं उनका संज्ञानात्मक विकास भी ज़्यादा होता है। उसके अलावा बाकी की जो चीज़ है, इसमें दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि जो बहुभाषिकता होती है वो पॉजिटिव थिंग है। तो अगर निगेटिव चीज़ किसी भी ऑप्शन में निगेटिव वर्ड है तो वो ऑप्शन राइट नहीं होगा आपका। और यहाँ पे अगर तो देखिए बाधक वर्ड आ चुका है जो कि निगेटिव वर्ड है एक, यहाँ पे जटिलताएं आया है वो भी निगेटिव है, और समस्या भी अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है। तो ये तीनों ही निगेटिव वर्ड आ चुके हैं, तो ये निगेटिव तो हो नहीं सकते, तो पॉजिटिव थिंक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे।
अगला प्रश्न यहाँ पर आपका, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका, सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका कि भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। तीसरा ऑप्शन है भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। और चौथा ऑप्शन है भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। चलिए फटाफट लिखेंगे आंसर। तो यहाँ पर जो आंसर आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे आंसर तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा कि भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। इसने आपसे निगेटिव कथन आपसे पूछा है कि सही कौन सा नहीं है। तो देखिए, जब हम अधिगम करते हैं यानी कि लर्न करते हैं किसी भी भाषा को, तो हम मिड में जो है यानी कि मीडियम जो होता है वो हमारी मातृभाषा होता है। अगर हम सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश सीख रहे हैं तो वहाँ पे हम, अगर हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हम हिंदी को जो है बेस बना के तभी सीखते हैं। कहने का मतलब ये है कि अधिगम में अनुवाद होता है, अनुवाद का सहारा लिया जाएगा, जबकि ये बोल रहा है आपसे कि अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाएगा। तो इसीलिए ये ऑप्शन जो है आपका निगेटिव हो जाता है, तीसरा ऑप्शन। इसके अलावा बाकी के तीन बिल्कुल पॉजिटिव हैं आपके, जो कि सही हैं अर्जन के हिसाब से भी और अधिगम के भी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका कि एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका कि बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य। तीसरा ऑप्शन है आपका कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण। और चौथा है आपका कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता। चलिए फटाफट बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ, तो यहाँ पे देखिए आंसर जो आपका करेक्ट होगा वो पहला ऑप्शन ही राइट होगा। पहली चीज़ तो यहाँ पे ये है कि जो मैंने आपको बताया था, अगर आप टैगवर्ड के हिसाब से देख रहे हैं तो विभिन्नता या विविधता जो है वो नीचे के तीन ऑप्शन में है। विभिन्नता देखिए यहाँ पे भी है और नीचे वाले में विभिन्न प्रकार की सामग्री आप उपलब्ध करा रहे हैं। समृद्ध वातावरण भी आपका एक पॉजिटिव टैगवर्ड है। और बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक का मतलब भी यहाँ पे विविध प्रकार की चीज़ें उपलब्ध कराने से ही है, तो ये भी आपका पॉजिटिव हुआ। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, पहला ऑप्शन आपका। उसके अलावा अगर हम इस तरीके से ना भी देखें, दूसरे तरीके से कॉन्सेप्चुअल देख रहे हैं, तब भी आपका पहला ऑप्शन होगा, क्योंकि विश्लेषण करना, दो भाषाओं के मध्य विश्लेषण कर पाना बच्चों का काम नहीं होता। ये विद्वान लोग ही करते हैं कि किसी भी दो भाषाओं के बीच में जो विश्लेषण करेंगे उसमें क्या सही है क्या गलत है दोनों में, तो वो सब चीज़ें जानने का जो है वो बच्चों का काम नहीं है इस तरह पे। तो पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका केवल कहानियाँ अथवा कविताएं। दूसरा ऑप्शन है विदेशी साहित्य की रचनाएं। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। और चौथा ऑप्शन है आपका कि जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हों। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका राइट होता है, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो। देखिए दो तरह से यहाँ पे पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल रही है। पहली चीज़ तो ये है कि बच्चे के परिवेश से जुड़ी हो, तो ये तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात इसमें कही गई है, क्योंकि बच्चे की वास्तविक जीवन से जोड़ना बहुत एक पॉजिटिव थिंग है। और उसके बाद उसने बात यहाँ पर ये की कि बाल भाषा की अलग अलग छटाएँ हों, यानी कि विविध छटाएँ हों, वैविध्यपूर्णता उसके अंदर हो। तो दो पॉजिटिव चीज़ें एक ही कथन के अंदर है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल पॉजिटिव होगा यहाँ पर। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन सही होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों के में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास। और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। और चौथा ऑप्शन है आपका कि दैनिक जीवन में हिंदी में समझने और बोलने की क्षमता का विकास। चलिए फटाफट लिखेंगे आंसर। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होता है, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा कि हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। इसने आपसे नेगेटिव पूछा है, कौन सा नहीं है? तो भाई नियमों को कंठस्थ करना और यहाँ पर जो है याद करना, रट्टा मारना, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये नेगेटिव है, क्योंकि हम रट्टा या याद करने पर कभी भी बेस नहीं होंगे।
तो तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका निगेटिव है। बाकी तीनों जो है, तीनों में योग्यताओं का विकास ही हो रहा है, तो तीनों ऑप्शन पॉजिटिव होंगे। चलिए थर्ड ऑप्शन राइट होता है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा महत्व किसे देंगे। फर्स्ट ऑप्शन है व्याकरणिक नियम, दूसरा है आपका यहाँ पर सीखने की क्षमता का आकलन, तीसरा ऑप्शन है काव्य सौंदर्य और चौथा ऑप्शन है निबंध लिखने की योग्यता। चलिए फटाफट से लिखेंगे आप लोग आंसर। ब्लूम टैक्सोनॉमी का, अच्छा रितिका जी कराएंगे, ब्लूम टैक्सोनॉमी का भी जो है आपका थ्योरी क्लास कराएंगे। देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा। सबसे पहले सीखने की क्षमता को हम सबसे ज़्यादा महत्व देंगे। अगर आप हिंदी भाषा की मूल्यांकन कर रहे हैं तो आपका सीखने की क्षमता का आकलन करना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि किसी बाकी चीज़ों का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए, दूसरा ऑप्शन है बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए, तीसरा ऑप्शन है संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए और चौथा ऑप्शन है संज्ञा को परिभाषित कीजिए। चलिए फटाफट लिखेंगे सब लोग आंसर। तो बिल्कुल ये ऑप्शन जो है सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। यहाँ पे क्या है, बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखी है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इंटरेस्टिंग बच्चों के लिए बनाना चाहिए आपको, तो कहानी में बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो अगर आप कहानी लिखवा रहे हैं और बीच बीच में आप इस तरह के संज्ञा शब्दों का प्रयोग भी कर रहे हैं तो बच्चों को बोर भी नहीं होंगे, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और कहानी भी लिखने के साथ साथ वो इन सब वर्ड का, सब शब्दों का इस्तेमाल भी करेंगे। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होगा यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है संवाद अदायगी, दूसरा ऑप्शन है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, तीसरा ऑप्शन है अपने अनुभवों का वर्णन और चौथा ऑप्शन है आपका बातचीत करना। चलिए फटाफट लिखेंगे सब लोग आंसर। तो यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। ये आपका सबसे कम प्रभावी है क्योंकि हम व्याकरण पर सबसे कम जोर देते हैं और वैसे भी प्राथमिक स्तर की बात करें तो वहाँ पे मौखिक अभिव्यक्ति में व्याकरण की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा, बाकी सब तीन जो है वो आपके बिल्कुल अच्छे हैं भाषा विकास में। चलिए अगला प्रश्न है भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है समृद्ध भाषिक परिवेश, दूसरा ऑप्शन है भाषा के व्याकरणिक नियम, तीसरा है पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर और चौथा है आपका भाषा की पाठ्यपुस्तक। चलिए फटाफट लिखेंगे सब लोग आंसर। तो यहाँ पे आंसर राइट होगा आपका पहला ऑप्शन, समृद्ध भाषक वातावरण जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है भाषा को सीखने के लिए, क्योंकि बच्चे जो है भाषा जो अर्जन करते हैं वो आपका समाज से करेंगे, वातावरण से करेंगे, तो समृद्ध भाषिक वातावरण सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा और ये पॉजिटिव टैग वर्ड भी है आपका। तो पहला ऑप्शन राइट होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके, तीसरा ऑप्शन है उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए और चौथा ऑप्शन है कम पाठों वाली पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। चलिए फटाफट लिखेंगे सब लोग आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होता है आपका, यहाँ पर अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि दृष्टिबाधित बच्चे जो होते हैं वो देखते नहीं हैं, मतलब देख नहीं सकते, किताब को पढ़ नहीं सकते, लेकिन सुन सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मौखिक उनको कोशिश करें कि मौखिक भाषा में यानी कि मौखिक रूप से उनको जो है ज्ञान दें और जो भी नॉलेज आपको देनी है वो मौखिक रूप से दें। ऑडियो CD उपलब्ध कराएँ, तो जितनी भी चीज़ें हैं ऑडियो में ज़्यादा से ज़्यादा उनको देने की कोशिश करें। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका बहुभाषिकता से संबंधित। तो पहला ऑप्शन है आपका भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है, दूसरा ऑप्शन है भाषा समृद्धि को खतरे में डालती है, तीसरा ऑप्शन है आपका भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है और चौथा ऑप्शन है भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है।
तो देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका राइट होता है। भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में काम करती है, जो कि मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ पे बिल्कुल जो है आंसर राइट होगा। ये आपका NCF 2005 में भी लिखा गया है और मैंने आपको उस दिन बताया भी था 3 चीज़ें। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। उसके अलावा ये एक पॉजिटिव थिंग है बहुभाषिकता। तो बाकी के तीनों ऑप्शन में निगेटिव वर्ड आ रहा है आपका। बाधा है निगेटिव वर्ड है, खतरा निगेटिव वर्ड है, बाधा निगेटिव वर्ड है। तो इस हिसाब से ऊपर के तीनों तो निगेटिव हो गए आपके। तो यहाँ पे सिर्फ फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। कोचिंग भी जा सकते हैं, पेड क्लास करने का कोई मतलब नहीं बनता हमारे लिए। चलिए, पैसे कमाना मेन मकसद नहीं है, मेन मकसद है सभी की हेल्प हो और अच्छे से ज़्यादा बड़े से बढ़िया नंबर लाएं सब। चलिए, यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे आंसर राइट होता है आपका, हाँ यहाँ पे दूसरा ऑप्शन राइट होगा। अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। बच्चे विद्यालय आने से पूर्व जो है अपना कोशिश ये मतलब यहाँ पे जो है विद्यालय आने से पहले ही वो अपनी भाषा को बोलना और समझना सीख जाते हैं, जो उसकी मातृभाषा होती है। तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। और व्यवहारिक कुशलता का मतलब यही होता है कि आप उसको बोल भी पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आपका राइट होगा, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए, तो ये आपके 15 क्वेश्चन